आगे बेटा लाइव आ गए तो गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग, हेलो सभी बच्चों को। यही है बेटा, तो जल्दी से सभी लोग इस वीडियो सेशन को शेयर करें और सभी बच्चों को जल्दी जोड़ें, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जितने भी बच्चे लाइव हैं। हम बढ़िया हैं बेटा, आप सभी लोग कैसे हो? चलिए ठीक है, तो क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम पे आप लोगों को याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एकक सेल के प्रकार के बारे में। तो एकक सेल के प्रकार में हम लोगों ने जान लिया था कि एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं। एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को, और फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने एकक सेल के प्रकार के बारे में बताया था, और एकक सेल के प्रकार में हमने आपको ये बताया था, क्या बताया था बेटा? सिंपल सी बात हमने आपको बताई थी कि जो आपके एकक सेल होते हैं वो मुख्यतः कौन कौन से होते हैं। एक होता है सरल घन एकक सेल, जिसको हम एससीसी या पीसीसी कहते हैं, एससीसी या पीसीसी कहते हैं। और इसमें केवल और केवल कहाँ पे उपस्थित होते हैं बेटा? जो परमाणु होते हैं वो कोनों पर होते हैं, और इसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती थी। और दूसरा हमने आपको बताया था अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घन एकक सेल, जिसको बीसीसी बोलते हैं। और इसमें परमाणु कहाँ होते हैं? कोने पर, और प्लस केंद्र पर भी एक परमाणु होता है, और इसमें जो प्रभावी परमाणु संख्या होती थी वो 2 होती थी। तीसरा हमने आपको फलक केंद्रित घन एकक सेल बताया था, एफसीसी बताया था। इसमें बेटा कोने पर परमाणु होते हैं और फलक पर परमाणु होते हैं, और इसमें प्रभावी परमाणु संख्या 4 होती थी। इसके अलावा बेटा एक आपका अंत केंद्रित था, ठीक है। अंत केंद्रित में कहाँ होते थे बेटा? परमाणु कोने पर, और प्लस किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, किन्हीं 2 विपरीत फलक पर परमाणु होते थे, और इसमें प्रभावी परमाणु संख्या 2 होती थी। और इसके अलावा एक लास्ट हमने बताया था कोर केंद्रित घन एकक सेल, जिसमें कोने के साथ साथ, कहाँ बेटा? कोने के साथ साथ सभी कोर पर भी परमाणु होते थे, और इसमें प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होती थी? 4 होती थी। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई हुई थी, ठीक है। कि सबसे पहले एकक सेल जो होते हैं, एकक सेल 4 प्रकार के होते हैं, और उसके अलावा एक हमने एक्स्ट्रा आपको बताया था कोर केंद्रित घन एकक सेल। आपको मुख्यतः ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी? एससीसी में परमाणु संख्या 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। यही तीनों सामान्यता आपसे पूछे जाते हैं, इन्हीं तीनों पर सामान्यता प्रश्न भी बनते हैं। और ये जो 2 लास्ट के हैं इनमें से बहुत कम ही क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो आपको मुख्यतः इन तीनों को ही ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये अंत केंद्रित और कोर केंद्रित तो आपसे कभी कभार पूछे जाएंगे। बाकी ये 3 मुख्य हैं जिनसे आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल मिलेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन की थी, और आज हमें पढ़ना है बेटा एकक सेल के प्राचल। आज हम क्या पढ़ेंगे? एकक सेल के प्राचल की बात करेंगे। एकक सेल के प्राचल क्या होते हैं अगर हम इनकी बात करें, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये एक एकक सेल है, ठीक है। एकक सेल के क्या क्या पैरामीटर्स होंगे? ये हमारा एक एकक सेल है। तो इस एकक सेल में अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो देखिएगा आपको अगर इस रेखा को आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ा दें, और इस वाली को भी आगे बढ़ा दें, तो हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, 3 अक्ष हैं। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो एक्स अक्ष पे कुछ ना कुछ अंतःखंड कटा हुआ है। इस अंतःखंड को हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, इसको हम नाम देंगे ए। क्या नाम देंगे? ए। इसी तरह वाई अक्ष पे भी यहां से यहां तक एक अंतःखंड कटा है, इस अंतःखंड को नाम देंगे बेटा बी। ये क्या हो गया? बी। और इसी तरह जेड अक्ष पे भी एक अंतःखंड, देखिए यहां से यहां तक एक अंतःखंड कटा है, और इसको हम क्या नाम देंगे? सी। तो हमारे पास 3 अंतःखंड हो जाएंगे भाई, 3 अंतःखंड, 3 अक्षों पर कटे हुए 3 अंतःखंड हो जाएंगे। 3 अंतःखंड होंगे, 3 अंतःखंड कौन कौन से? एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी और जेड अक्ष पर 3। तो 3 अक्षों के अनुदिश 3 अंतःखंड हो जाएंगे। और इसके अलावा अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ ए और बी, इस अंतःखंड के बीच, ए और बी इस अंतःखंड के बीच एक एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे बेटा गामा। ए और बी के बीच बनने वाले को बोलेंगे गामा। इसी तरह अगर आप देखिएगा बी और सी के बीच, बी और सी के बीच एंगल बनेगा, इसे बोलेंगे अल्फा। और ए और सी के बीच बनेगा, इसको बोलेंगे बीटा। तो 3 अंतःखंड के बीच 3 अंतःकोण भी बनेंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? 3 अंतःकोण भी हमारे पास हो जाएंगे। 3 अंतःकोण, 3 अंतःकोण, और वो क्या होंगे? अल्फा, बीटा और गामा।
तो हमारे पास किसी भी एकक सेल के कुल 6 पैमाने होंगे, कुल 6 पैरामीटर्स होंगे, कुल 6 प्राचल होंगे, 3 अंताखंड होंगे और 3 आपके क्या होंगे अंताकोण, एक्स अक्ष पर ए, बी वाई पर बी और जेड अक्ष पर कटे हुए अंताखंड को सी नाम देंगे और तीनों अंताखंडों के बीच 3 कोण बनेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो किसी भी एकक सेल के कुल कितने आपके पास 6 प्राचल हो गए, 3 अंताखंड ए बी सी और 3 अंताकोण अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अब इन्हीं जब प्राचलों को, इन्हीं पैरामीटर्स को आप क्या करोगे, चेंज करते जाओगे। ठीक है, इन्हीं पैरामीटर्स को, इनको आप चेंज करते जाओगे तो फिर आपको 7 क्रिस्टल तंत्र मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के क्या होंगे बेटा, 7 क्रिस्टल तंत्र बनेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास जो क्रिस्टल तंत्र होंगे वो क्या होंगे। तो पैमाने आप नोट कर लीजिए, पैरामीटर्स आप नोट कर लीजिए। डेली क्लास क्यों नहीं लेते बेटा, अभी आपको नोटिफिकेशन मिली होगी, कई दिनों से तबीयत खराब थी सभी की, उसमें हम भी शामिल थे, तो इस वजह से अभी क्लासेस नहीं चल रही थी, अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लेकिन इतना है कि आपको पढ़ा सकते हैं, तो इस वजह से भी आज काफ़ी दिनों के बाद लाइव आए हैं। हाँ, 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र संभव होते हैं, तो आइए उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको हम एक सीरियल बताएंगे, उसी सीरियल में आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास 7 क्रिस्टल तंत्रों के नाम लिखे हुए हैं। क्या क्या है भाई, सबसे पहला देखो क्रिस्टल तंत्र घनीय, दूसरा है समद्विलंबाज, इसे थोड़ा अगर छोटा कर दें तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। हाँ ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला जो आपके पास है वो कौन सा है, घनीय, दूसरा कौन सा होता है समद्विलंबाज, तीसरा कौन सा होता है विषम लंबाज, चौथा कौन सा होता है बेटा, चौथा आपके पास है त्रिसमनताक्ष, पांचवा है षटकोणी, छठवां है एकनताक्ष और सातवां है त्रिनताक्ष। अगर आप इसको इसी सीरियल में याद रखोगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी चीजों को समझने में। और इस सीरियल में आप कैसे याद रख सकते हो, छोटी सी ट्रिक है, उसको आप ध्यान से देख लो। देखो ये क्यूबिक का हम क्या उठाते हैं सी, फिर आपका टी, फिर आपका आएगा ओ, फिर आपका आर, फिर ये एच, फिर ये एम और ये टी आर आई। तो छोटी सी ट्रिक है, देखो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, देखो क्या लिखा हुआ है सी टी और हम ट्राई करें, क्या बोलेंगे सी टी और हम ट्राई करें। मतलब मान लो तुमसे कोई कहता है कि भाई सीटी बजाओ और तुम ठहरे संस्कारी बच्चे जो कि हो नहीं, फिर भी मान लो, ठीक है। हाँ, तो मान लो कि तुमको कोई कहता है बेटा संस्कारी बच्चे हो, तुम सीटी बजाओ, तो तुम नहीं बजाओगे, कहोगे अरे बाप रे हम सीटी और हम ट्राई करें। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि सीटी और हम ट्राई करें। तो यही देखो, सी फॉर क्यूबिक पहला घनी हो जाएगा, टी फॉर टेट्रागोनल समद्विलंबाक्ष हो जाएगा, ओ फॉर ऑर्थोलॉम्बिक विषम लंबाक्ष हो जाएगा, आर से आपका रोम्बोहेड्रल त्रिसमनताक्ष हो जाएगा, एच से आपका हेक्सागोनल षटकोणी हो जाएगा, एम से आपका मोनोक्लिनिक एकनताक्ष हो जाएगा और फिर टी आर आई ट्राई क्लिनिक त्रिनताक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के कुल क्रिस्टल तंत्र हैं और 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र जब आपने देख लिए तब इनके अंताखंड का रिलेशन देखिए। क्या करेंगे, सबसे पहले अंताखंड का रिलेशन देखेंगे। चलो अंताखंड देखते हैं। तो अंताखंड के लिए क्या होगा, सबसे पहला देखो, अब अंताखंड अगर इस सीरियल में आपको याद है, ये जो चीजें हैं इस सीरियल में आपको याद है, तो अंताखंडों का भी आपको रिलेशन बहुत आसानी से आएगा। देखो सबसे पहले जैसे पहले में तीनों बराबर होते हैं, ए बराबर बी बराबर सी, दूसरे में केवल 2 बराबर होते हैं, ए बराबर बी बट डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए बी बराबर होगा सी अलग हो जाएगा, और तीसरे में कोई भी बराबर नहीं होगा, ना तो ए ना तो बी और ना तो सी, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। चौथे में क्या होगा, फिर इसी को रिपीट करो, पहले में क्या था तीनों बराबर, दूसरे में क्या थे केवल 2 बराबर, और तीसरे में क्या था कोई बराबर नहीं। तो फिर से उसी सीरियल को रिपीट करना है और अंत में फिर से कोई बराबर नहीं कर देना है। ये देखो कितना आसान सीरियल है, बिल्कुल पहले में तीनों बराबर, दूसरे में 2 बराबर, तीसरे में कोई बराबर नहीं, फिर से रिपीट करना है 3 बराबर 2 बराबर, कोई बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं। तो अगर आपने इस सीरियल को याद रखा, सी टी और हम ट्राई करें, तो ये याद रखना, अंताकोणों का अंताखंडों का मान याद रखना बहुत ही आसान है। अब इसको अगर आप देखिएगा ये तो हो गया अंताखंडों का मान। अब हम अगर देखें अंताकोणों का मान, तो चलो अंताकोणों का भी देख लेते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। देखोगे पहले में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों होंगे 90 डिग्री, फिर रिपीट करो अल्फा बीटा गामा तीनों होंगे क्या 90 डिग्री, फिर से रिपीट करो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या होंगे 90 डिग्री। अब इसके बाद फिर से अल्फा
बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों आपस में तो बराबर होंगे लेकिन कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों आपस में तो बराबर होंगे लेकिन कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा। अब इसके बाद अगर आप हेक्सागोनल में देखिएगा तो हेक्सागोनल तो आपको पता ही होगा भाई, हेक्सागोन कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। अगर आपने देखा हो तो भाई हेक्सागोन सभी लोगों ने देखा ही होगा, ये कुछ इस तरह से हेक्सागोन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक एंगल, ये वाला एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। तो इसमें दो अल्फा और बीटा 90 डिग्री होंगे लेकिन एक एंगल जो गामा होगा वो 120 डिग्री का हो जाएगा। फिर एक नताक्ष में सिंपल सा है, अल्फा और गामा आपको दिया रहेगा 90 डिग्री और फिर बीटा जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, ऐसा किताबों में लिखा होता है। आप चाहो तो यहाँ पे अल्फा बीटा 90 कर सकते हो, गामा 90 डिग्री नहीं कर सकते, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है भाई, हम किस एंगल किस एक्सिस को क्या मान रहे हैं वो तो उस पर डिपेंड करता है ना भाई। आप ए बी सी जिस को मानोगे उस रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा बन जाएगा। तो आप इसको अल्फा बीटा 90 डिग्री गामा 90 डिग्री नहीं कर सकते हो, या अल्फा गामा 90 डिग्री बीटा 90 डिग्री नहीं है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट में बहुत ही आसान, ना तो अल्फा ना तो बीटा ना तो गामा, कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, ना ही कोई आपस में, मतलब ना तो कोई आपस में बराबर होगा ना ही कोई 90 डिग्री का होगा। गुड इवनिंग बेटा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो अब फिर से एक बार देखते हैं, हमने क्या कहा, हमारे पास कुल 6 प्रकार के पैरामीटर्स होंगे, पैमाने होंगे एक एक्सेल के। 3 अंतःखंड ए बी सी जो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे कटे होते हैं, 3 अंतःकोण जो इन्हीं अंतःखंडों के बीच में बने होते हैं, 6 कुल पैमाने होंगे। अब इन 6 पैमानों को जब हम परिवर्तित करेंगे, इनकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका बनेगा 7 प्रकार का क्रिस्टल तंत्र। हमने तरीका आपको बताया, सीटी और हम ट्राई करें, बहुत आसान, सीटी और हम ट्राई करें, सीटी और हम ट्राई करें। सी फॉर क्यूबिक घनी बोलते हैं, टी फॉर टेट्रागोनल समद्विलंबाक्ष, ओ से ऑर्थोरॉम्बिक विषम लंबाक्ष। देखो क्लास में ही याद करके चले जाओ, इसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्लास में ही ये चीजें याद हो जाए, खत्म, इतना ही है। अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे कैसे पूछा जाता है, आपको आसानी से हो जाएगा, क्लास में याद करो जाओ, कोई अलग से इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। सी फॉर क्यूबिक, सी टी और हम ट्राई करें, पहले तो एक लाइन में 2-3 बार रट लो, याद हो जाएगा। सी टी और हम ट्राई करें, कितना आसान है, सी टी और हम ट्राई करें। सी फॉर क्यूबिक घनी, टी फॉर टेट्रागोनल समद्विलंबाक्ष, ओ से ऑर्थोरॉम्बिक विषम लंबाक्ष, आर से रोम्बोहेड्रल त्रिसम नताक्ष, एच से हेक्सागोनल षटकोणीय, एम से मोनोक्लिनिक एक नताक्ष, फिर त्रिनताक्ष। अब देखो अंतःखंडों के लिए 3 बराबर 2 बराबर कोई बराबर नहीं, 3 बराबर 2 बराबर कोई बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं, कितना आसान है। तीनों बराबर 2 बराबर 3 कोई बराबर नहीं, 3 बराबर 2 बराबर कोई बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं, आसान है बिल्कुल। इसी तरीके से फिर यहाँ पे आप अंतःकोणों का मान भी, तीनों 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। फिर चौथे में क्या है, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर तो है लेकिन कोई भी 90 डिग्री नहीं है, तीनों बराबर तो है लेकिन कोई भी 90 डिग्री नहीं है। फिर आप यहाँ पे देखिएगा षटकोणीय में, आपको पता है षटकोण में एक एंगल 120 डिग्री का होता है, इतना कॉमन सेंस वाली बात आपको याद रखनी है। तो 2 एंगल 90 डिग्री होंगे, एक एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप मोनोक्लिनिक एक नताक्ष में देख सकते हो भाई, अल्फा गामा 90 होगा, बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। और लास्ट वाला तो और भी आसान है, ना तो तीनों साइड बराबर होंगे तो तीनों एंगल भी अल्फा बीटा गामा कोई आपस में बराबर नहीं होगा और कोई 90 डिग्री का भी नहीं होगा। ठीक है, आसानी से याद हो गया होगा आप सभी को। चलो इसके क्वेश्चन करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मारो तो इसके क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हो गया होगा सभी का, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। चल बेटा सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, शॉर्ट की डिफेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी पहले जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ लो, अभी डिफेक्ट वगैरह बहुत आगे हैं, ऐसे उछलो मत, जहाँ पे हो वहीं पे रहो तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ से कूद के पहली सीढ़ी से 8वीं सीढ़ी चढ़ गए हो, फिर पता चला 8वीं से ढनंग के आ गए हो, फिर से पहली सीढ़ी पे, कुछ हासिल नहीं होना। एक एक सीढ़ी आराम से चलते जाओ। ठीक, टॉपिक वाइज चलो, टॉपिक करो, क्वेश्चन करो, आगे बढ़ो। पता चला हम पढ़ा रहे हैं क्रिस्टल तंत्र, तुम डिफेक्ट में परेशान हो, तुम्हारा यहाँ भी गायब है, तो ऐसी गलतियाँ नहीं की जाती हैं। चलो देखो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसे क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाएंगे तो उसकी हम बात अगर हम करें, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे,
जैसे आप देख पा रहे हो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, कह रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस क्रिस्टल समूह में ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसमें तीनों अक्ष भी बराबर होते हैं, तीनों अंतःखंड भी बराबर है, तीनों कोण भी बराबर है। ऑप्शन आपको दिया है, पहला घनी दिया है, फिर षटकोणी दिया है, फिर चतुष्कोणी दिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है बेटा जो पहला होता है घनी, उसमें तीनों साइड भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बिल्कुल सही बेटा, सभी का बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिस्टल समूह के सभी अक्ष क्या कह रहा है, अल्फा डज नॉट इक्वल बीटा डज नॉट इक्वल ए डज नॉट इक्वल बी डज नॉट इक्वल सी, कोई भी अक्ष बराबर नहीं है। फिर कह रहा है दो एंगल अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, जबकि गामा क्या है 90 डिग्री के, गामा कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। मतलब कि ना तो तीनों एंगल बराबर हैं और ना ही बेटा तीनों जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आपको पता है विषम लंबाक्ष ऑप्शन में है, एक नताक्ष ऑप्शन में है और त्रिनताक्ष ऑप्शन में है। तो आपको पता है त्रिनताक्ष में ना तो तीनों साइड इक्वल होते हैं और ना ही तीनों एंगल 90 डिग्री के, जो सबसे लास्ट ऑप्शन था। इसका मतलब है, लास्ट वाले का मतलब है कि तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं है। देखो क्या कह रहा है, अल्फा डज नॉट इक्वल बीटा और गामा का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। मतलब कि तीनों में से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता और तीनों में से कोई साइड भी बराबर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बेटा सी हो जाएगा, त्रिनताक्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिनताक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बेटा बिल्कुल, जिन्होंने सी ऑप्शन बताया उनका बिल्कुल सही है। देखिए मनीषा यादव ने बताया, विकास ने बताया, अंकित गुप्ता, शांतु, कुंदन, प्रिंस, पीताम्बर, रेखा, आशु। सर 11th कब होगा? 11th का बेटा अनाउंसमेंट हुई है, मंडे से स्टार्ट होगा। प्राची पाल, हाँ बेटा जिन्होंने सी आंसर दिया है, विख्यात तिवारी, रविंद्र मौर्य, छोटी कुमारी, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने सभी सही आंसर दिया है। ठीक है, शैलजा है, छोटी है, आंचल है, विधि है, मोहम्मद, अमन है, विशाल है। तो सभी बच्चे जिनका ऑप्शन सी है वो सही है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट वाला। लास्ट कह रहा है ग्रेफाइट के क्रिस्टल में अंतराकक्षीय कोण होगा। तो आपको ग्रेफाइट पता है बेटा, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो भाई ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है और उसकी लेयर जो होती है वो षटकोणीय संरचना में रहती है। कैसी होती है? षटकोणीय में। तो ग्रेफाइट में षटकोणीय संरचना में पाई जाती हैं भाई। ग्रेफाइट के जो लेयर्स होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, उसमें षटकोणीय संरचना में कार्बन जो होते हैं वो षटकोणीय संरचना पे जुड़े होते हैं। और षटकोण के लिए अभी आपने देखा था अल्फा बीटा क्या होता है 90 डिग्री, और एक एंगल कितना होता है, गामा जो होता है वो होता है बेटा 120 डिग्री का होता है, यही होता है। तो इसमें से ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ढेर सारे मौजूद है। उनमें देखो अल्फा और बीटा 90 डिग्री और गामा कितना 120 डिग्री। ये लास्ट वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। विकास, पूजा सिंह, जहर, भाई जहर कौन है भाई? बहुत जहर, क्या नाम रखा है, वाह। मनीषा, विख्यात, दिवाकर, वेद प्रकाश, विपिन, शांतु, शशांक, पीके गुप्ता। बहुत तेजी से कमेंट जा रहे हैं, सभी का नाम पढ़ पाना संभव नहीं है। राम सेवक, विजय, आंचल, विधि, हाँ जिन्होंने भी डी आंसर, शुभम, विपिन, बहुत तेजी से कमेंट्स जा रहे हैं तो इस वजह से सभी का नाम, रोहित, ललित, सौरभी, छोटी, राकेश, हाँ संदीप, जिन लोगों का भी आंसर। और डोरेमोन विवाह, एक डोरेमोन भी, देखो आजकल डोरेमोन को भी पढ़ने की जरूरत है, लगता है गैजेट खत्म हो चुके हैं उसके। चलो हाँ, तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है सभी का बेटा बिल्कुल सही है। चलिए चलिए चलिए, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास थे बेटा 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, तो हमने पढ़े 7 प्रकार के, देखो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पढ़ लिए। अब इन 7 क्रिस्टल तंत्रों से, और जो हमने एकक सेल, 4 एकक सेल, जो हमारे मुख्य 4 एकक सेल थे, सरल घन एकक सेल, पीसीसी या एससीसी,
काय केंद्रित घन एकक सेल बीसीसी, फलक केंद्रित घन एकक सेल एफसीसी और अंत्य केंद्रित घन एकक सेल ईसीसी। जो हमारे चार जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं मुख्य रूप से उन चारों एकक सेलों और इन 7 क्रिस्टल तंत्रों से मिलकर कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण संभव होता है। कुल 14 प्रकार के जालक संभव होते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये 7 क्रिस्टल तंत्र और ये जो 4 एकक सेल हैं, इन 7 क्रिस्टल तंत्रों और 4 एकक सेलों की सहायता से कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होते हैं और उन क्रिस्टल जालकों को बोला जाता है बेटा ब्रेविस जालक। क्या बोला जाता है? उनको हम बोलते हैं ब्रेविस जालक। तो आपसे पूछा जाता है ब्रेविस जालक कितने होते हैं, तो बेटा ब्रेविस जालक होते हैं 14। और इनका निर्माण कैसे होता है? तो जो हमारे पास कुल 7 क्रिस्टल तंत्र हैं और जो 4 एकक सेल हैं उनकी सहायता से 14 प्रकार के जालकों का निर्माण होता है जिन्हें हम बोलते हैं ब्रेविस जालक। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपके पास यहाँ पे ब्रेविस जालक दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा जो था सी फॉर क्यूबिक था, फिर था टी फॉर टेट्रागोनल, ठीक है। फिर आपका क्या था बेटा सीटी और ऑर्थोरोम्बिक, है ना, ऑर्थोरोम्बिक। हम सीटी और रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल आर से होता है और हम एच से होता है हेक्सागोनल। और इसके बाद एम था, एम से था बेटा मोनोक्लिनिक एक नताक्ष। और फिर आपका ट्राई क्लिनिक त्रिनताक्ष। यही था भाई। घनीय था, समद्विलंबाक्ष था, विषम लंबाक्ष था, त्रिसमनताक्ष था, षटकोणीय था, एक नताक्ष था और ये त्रिनताक्ष था। तो देखो पहले क्रिस्टल तंत्र में 3 प्रकार के एकक सेलों की सहायता से जालक का निर्माण हो सकता है। मतलब पहले क्रिस्टल तंत्र से बनने वाले जालक में 3 प्रकार के एकक सेल संभव हो सकते हैं। फिर ये जो दूसरा आपका क्रिस्टल तंत्र है इससे बनने वाले जालक में 2 प्रकार के एकक सेल संभव हो सकते हैं, 2 प्रकार के एकक सेलों की उपस्थिति हो सकती है। ऑर्थोरोम्बिक जो तीसरा है उसमें 4 प्रकार के एकक सेल संभव हो सकते हैं। फिर आपका रोम्बोहेड्रल जो आपका त्रिसमनताक्ष था उसमें केवल 1 प्रकार का एकक सेल से ही जालक का निर्माण संभव है। हेक्सागोनल में एक ही प्रकार के जालक यूनिट सेल एकक सेल से जालक का निर्माण संभव है। फिर आपका जो मोनोक्लिनिक एक नताक्ष है उसमें 2 प्रकार से संभव होता है। फिर आपका ट्राइक्लिनिक जो त्रिनताक्ष है उसमें भी 1 प्रकार से ही संभव होता है। तो कुल आपके पास बेटा जो है जो कुल आपके पास हुआ, देखो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये 7 क्रिस्टल तंत्र और 4 एकक सेलों से मिलकर कुल 14 जालक बन सकते हैं। पहले वाले में तीनों एकक सेलों से 3 प्रकार के जालक बन सकते हैं। एक ऐसा जालक जिसमें एकक सेल कौन होगा, सरल घन एकक सेल। दूसरा ऐसा जालक बनेगा जिसका एकक सेल कौन सा होगा, काय केंद्रित। तीसरा जिसमें फलक केंद्रित एकक सेल होंगे। तो 3 जालक इसमें बनेंगे पहले वाले में। दूसरे वाले में 2 प्रकार के जालक बन सकते हैं जिनमें एक में एकक सेल कौन होगा, सरल घन वाला होगा। दूसरे में एकक सेल कौन हो सकता है, काय केंद्रित हो सकता है। इसी प्रकार से तीसरे में 4 जालकों का निर्माण संभव है। 4 जालक कौन से होंगे, एक जालक जिसमें पीसीसी यूनिट सेल होगी, दूसरे में ये, तीसरे में। इसी प्रकार से कुल 14 जालक संभव होते हैं। ठीक है, तो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र और 4 एकक सेलों से मिलकर 14 प्रकार के जालकों का निर्माण संभव होता है और इन्हीं जालकों को बेटा बोला जाता है ब्रेविस जालक। इसकी खोज ब्रेविस नाम के साइंटिस्ट ने की थी, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया, ब्रेविस जालक रख दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लो कि किस क्रिस्टल तंत्र में किस प्रकार के एकक सेलों से जालक का निर्माण संभव हो सकता है। इनकी संख्या 14 होती है और इन्हीं को हम ब्रेविस जालक कहते हैं। बेटा 12th वालों का एग्जाम देखो हमारे हिसाब से तो 90% चांस है नहीं होने के। बाकी अभी कोरोना की स्थिति वगैरह सामान्य कब तक होती है, कैसी स्थिति रहती है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम होने वाले हैं कि नहीं। फिर भी आप लोग पढ़ते रहिए, शायद अब सरकार है उसका जो भी मन है, अगर करा लेगी तो फिर क्या करोगे। पढ़ना मत छोड़ो, पढ़ाई कभी नुकसान करती नहीं है, तो पढ़ते रहो लगातार। ठीक है, ये सोच के कि एग्जाम नहीं होंगे पढ़ना छोड़ दो तो ये गलत बात है, क्योंकि जो आता रहेगा वो भी भूल जाएगा। फिर आगे कंपटीशन भी तो फाइट करना है, केवल वही बोर्ड के एग्जाम के भरोसे थोड़ी बैठना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिएगा आपके पास ये 14 प्रकार के जो जालक हैं उनका चित्र यहाँ पे उपस्थित है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो 14 प्रकार के जालक है उनमें से देखो पहले वाले में ये 3 संभव है, ये पीसीसी है, ये बीसीसी है
और ये FCC है, ठीक है। ये क्यूबिक है, पहला वाला कौन सा है, क्यूबिक, तो क्यूबिक में 3 संभव हैं। फिर ये आपका टेट्रागोनल है, दूसरा वाला कौन सा है, टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में आप देखिए 2 संभव है, PCC और BCC। इसी तरह फिर ये आपका कौन सा है भाई, ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 संभव है, PCC, BCC और ECC और FCC। इसी तरह फिर आपका ये भाई हेक्सागोनल वाला दिया है और ट्राइगोनल दिया है, फिर यहाँ पे मोनोक्लिनिक दिया है, फिर यहाँ पे ट्राइक्लिनिक दिया है। तो आप NCERT की किताबों में देख सकते हो, यहाँ तो बहुत कम विजिबिलिटी इसकी कम हो रही है, ठीक है, बहुत साफ दिख नहीं रहा, क्लियर नहीं दिख रहा। तो आप क्या करो, NCERT की बुक खोलो, तो उसमें सारे बने हुए हैं फिगर, ठीक है, 14 प्रकार के जालक किस किस प्रकार से संभव होते हैं वो बना हुआ है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो बेटा, उसको देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारे हो गई क्रिस्टल तंत्रों और जालकों की, ब्रेविस जालकों की बात। अब हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा, अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, अब हम लोगों को पढ़ना है एकक सेल की परमाणु की त्रिज्या और घन के कोर की, एकक सेल के परमाणु की त्रिज्या और घन की कोर की लंबाई में संबंध। अब आपको पता है, क्या पता है, देखो ध्यान से समझना भाई, ये आपके एकक सेल हैं, एकक सेल किस आकार के हैं, घन के आकार के। तो घन की ये जो कोर है, ये जो किनारे हैं भाई, घन के किनारे की लंबाई होती है a, इस प्रकार से। और आपको पता है कि भाई एकक सेलों में जो है परमाणु, मान लो सरल घन एकक सेल की बात करें, तो सरल घन एकक सेल में क्या होंगे भाई, परमाणु उपस्थित होंगे हर कोने पर। तो ये जो परमाणु है, इस परमाणु की त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी, क्यों, क्योंकि परमाणु गोलाकार है, तो भाई गोलाकार परमाणु की कुछ ना कुछ क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये जो एकक सेल की लंबाई a है और ये जो परमाणुओं की त्रिज्या r है, इनमें क्या संबंध होता है उसी को हमें निकालना है। मतलब कि हमें जानना है परमाणु की त्रिज्या और घन की कोर की लंबाई, मतलब a और r में रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे किसके लिए, सरल घन एकक सेल के लिए। 4 प्रकार के एकक सेलों के लिए निकालेंगे, तो सरल घन एकक सेल के लिए सबसे पहला जो रिलेशन निकालेंगे, सरल घन एकक सेल के लिए फॉर PCC, किसके लिए बेटा, फॉर PCC, ठीक है, या इसी को SCC भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए, आप ये ध्यान से सुनो, ये जो गोले हमने बनाए हुए हैं, तो ये गोले ऐसे दूर दूर नहीं रहते। किसी भी एकक सेल में किसी भी जो जालक होता है उसमें जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से टच में रहते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी परमाणु होते हैं एक दूसरे से एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के एकदम टच में रहते हैं। अगर हम इस एकक सेल का कोई एक फलक निकाल लें, कोई एक फलक हम इस प्रकार से चलो निकाल लेते हैं। तो एक फलक निकालने के बाद अगर आप इसको देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा भाई, इसमें परमाणु भी व्यवस्थित कर दें। एक परमाणु इस कोने पर होगा, दूसरा परमाणु इस कोने पर होगा, तीसरा इस कोने पर होगा, चौथा। और ये जो परमाणु होते हैं समरूप परमाणु होते हैं, समरूप गोले होते हैं, एक समान आकार के होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको क्या दिखेगी भाई, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपके परमाणु की कोर की लंबाई, ये क्या है, कोर की लंबाई। और अगर आप यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक ये भी r है और यहाँ से यहाँ तक ये भी r है। तो आपको सिंपल से यहाँ रिलेशन दिख रहा है कि भाई a बराबर कितना है, 2r है। सरल घन एकक सेल की जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो कोर की लंबाई की आधी होती है, r बराबर a/2 होता है या a बराबर 2r होता है। बस सिंपल सा था, यहाँ पे कोई कठिन मेहनत ज्यादा करनी नहीं है। सरल घन एकक सेल में सभी कोनों पर ही परमाणु व्यवस्थित होते हैं। तो जब सभी कोनों पर ही परमाणु व्यवस्थित होते हैं और ये परमाणु एक दूसरे को टच करते हुए, एक दूसरे के से स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं। तो इसको साफ साफ देखने के लिए ये ABCD, ये जो ABCD फलक है, इस फलक को हमने बाहर निकाल लिया। तो इस फलक को बाहर निकालते हमने क्या देखा, ये जो DC है ये कोर की लंबाई a है और यहाँ से यहाँ तक पहले परमाणु की त्रिज्या r है, यहाँ से यहाँ तक दूसरे परमाणु की त्रिज्या r है। मतलब एक कोर में दो परमाणुओं की त्रिज्याएं होती हैं r और r। तो a बराबर 1 और 2, a बराबर क्या हो गया, सिंपल सा रिलेशन आ गया 2r, या हम कह सकते हैं r बराबर हो जाएगा a/2। बोलो इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई, यस और नो। पहली चीज, हाँ बेटा r बराबर a/2, बिल्कुल सही। बेटा सबसे पहली चीज़ तो अपनी बनाई हुई नोट्स सबसे बेहतर होती है। तो अगर आप क्लासरूम में नोट्स बनाते रहो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपको जो भी हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट बोले जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट जो होंगे वो भी आप नोट कर सकते हो। वो नोट्स तो सबसे बेहतरीन है। और अगर आपको लिखने में कष्ट होता है, आपके हाथों को तकलीफ होती है,
ठीक है, कि हम नोट्स नहीं बना सकते तो फिर आप हमारे ऐप पर जाके नोट्स के लिए देख सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल होगी, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो क्या प्रोसेस है नोट्स का, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, TOC लर्निंग ऐप नीचे देख रहे होगे, वीडियो के नीचे चल रहा है, तो TOC लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नोट्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया सरल घन एकक सेल के लिए। अब दूसरा हम देखेंगे फलक केंद्रित के लिए। किसके लिए देखेंगे बेटा? फलक केंद्रित घन एकक सेल के लिए। दूसरा हम देखेंगे फलक केंद्रित घन एकक सेल के लिए। अभी काय केंद्रित का देखेंगे, उसके पहले हम देखते हैं फलक केंद्रित घन एकक सेल के लिए। ठीक है, किसके लिए? फॉर FCC, फॉर FCC। अब आपको पता होगा FCC कैसा होता है, चलो FCC हम आपको दिखाते हैं। बेटा FCC में क्या होता है, मान लो हमारा एकक सेल है, एकक सेल में क्या होते हैं भाई, सभी कोने पर एक एक परमाणु व्यवस्थित होंगे कुछ इस प्रकार से, और कोनों के साथ साथ बेटा सभी फलक के केंद्र पर एक, ये पीछे फलक है, सामने फलक है, इधर फलक है, इधर फलक, ये 6 फलक। जैसे आपके रूम में 6 दीवार होती है, 4 दीवार होती है, 2 एक फर्श और एक छत, कुल 6 फलक हो गए, 4 दीवार एक छत और एक फर्श, 6 फलक हो गए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी भाई 6 फलक होंगे, 6 फलक पे हर फलक पे एक परमाणु होता है। अब अगर इसको भी देखेंगे तो ये सभी परमाणु एक दूसरे को टच करते हुए रखे जाते हैं। अगर हम फिर से यहाँ से ABCD और D, ABCD एक फलक को बाहर निकालें, चलो बाहर निकाल के देखते हैं कैसा दिखेगा। ABCD फलक को अगर आप बाहर निकालिएगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि इस फलक के बिल्कुल बीच में एक परमाणु रखा हुआ है, फिर इसको टच करते हुए सारे कोने, सभी कोनों पर एक एक परमाणु रखे हुए हैं। ठीक है, अगर इसको हम बनाएं तो इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं, पहले परमाणु रख देते हैं सभी को टच करते हुए इस प्रकार से, और फिर इसके बाद सभी के केंद्रों को मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से, देखो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से एक परमाणु फलक के केंद्र पर रखा है और 4 परमाणु चारों कोनों पर रखे हैं। ये आपका ABC और D कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आप यहाँ से A और C को मिला दो तो A और C को मिलाने पे देखो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ADC, तो त्रिभुज ADC बन रहा है, जहां पे आप देखोगे कि ये जो AD है ये भी A के बराबर है, जो DC है ये भी घन की भुजा A के बराबर है। अब अगर हम अंदर चलें, अंदर चलने पर हमें दिखेगा कि ये 1R है, ये भी R, ये भी R और ये भी R है। ठीक है, तो भाई ये पूरा गोला ही इसके अंदर है, तो इसकी 2 त्रिज्या होगी, इस गोले की आधी त्रिज्या, इस गोले की 1 त्रिज्या, तो 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या, 3 त्रिज्या, 4 त्रिज्या। तो यहाँ से सिंपल सा हम इसका मान लिख सकते हैं भाई, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में क्या होगा भाई, AC का मान है 4R, AD का मान है A और DC का मान है बेटा A। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। कैसे? AD का स्क्वायर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो ये दोनों किसके बराबर होंगे? AC स्क्वायर के। ये भी A है तो A स्क्वायर, ये भी A है तो A स्क्वायर, और AC कितना है? 4R का स्क्वायर। चलो इधर हो जाएगा 2A स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16R स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, A स्क्वायर बराबर 8R स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा 8R स्क्वायर, 8 का रूट आएगा 2 रूट 2 और ये R बाहर आ जाएगा तो A बराबर आ जाएगा 2 रूट 2, तो R बराबर हो जाएगा A अपॉन 2 रूट 2। तो एक गाना आया था आपको याद होगा, 2 रूट 2, वही वाला है, 2 रूट 2, R इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल सा, R इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2, ये आपका क्या हो जाएगा? इसका रिलेशन हो जाएगा। तो सिंपल सा FCC में क्या होता है, केंद्र पर, फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर, हर फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु होते हैं। तो हमने एक फलक को बाहर निकाल लिया, एक परमाणु केंद्र पर रखा हुआ है, 4 कोनों पर 4 परमाणु टच करते हुए रखे थे। हमने ABCD नाम दिया, A से C को मिला दिया, एक समकोण त्रिभुज ADC दिखने लगा। AD घन की भुजा है A, DC घन की भुजा है, ये D है आपका, D है, इसको क्लियर बना दें। तो D जो है घन की भुजा है, DC A है, और AC आप ध्यान से देख पा रहे होगे, आपको विजिबल होगा कि ये 1R, ये 2R, ये 3R और ये 4R, तो जो AC है वो 4R के बराबर है। तो आपको तीनों भुजाएं मिल गई। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो वही चीज हमने की, AD स्क्वायर, DC स्क्वायर, AC स्क्वायर। AD का मान A,
ए, ये 4r, 2a² 16r², सॉल्व किया, a बराबर 2√2 आ गया या r बराबर a/2√2 आ गया। ठीक है, ये आपका क्लियर है। तो ये आपका क्लियर हो गया फलक केंद्रित घन एकक सेल के लिए। स्क्रीनशॉट मारो तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, कोर केंद्रित घन एकक सेल के लिए। कोर केंद्रित घन एकक सेल फॉर ईसीसी। अब आप पूछोगे अंत केंद्रित के लिए, तो बेटा अंत केंद्रित में दो फलक पे परमाणु होते हैं, चार फलकों पर परमाणु नहीं होते, सभी कोनों पर होते हैं, दो फलक पे होते हैं। तो अगर उसके लिए हम निकालेंगे तो दो फलक के लिए अलग वैल्यू आएगी, चार फलकों के लिए अलग वैल्यू आएगी, इसलिए उसका हम नहीं निकालते। ठीक है, कोर केंद्रित का हम निकालेंगे। तो कोर केंद्रित में क्या होगा बेटा, कोर केंद्रित में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता होगा कि सभी कोरों पर परमाणु होते हैं, और इससे आसान कोई है ही नहीं, इससे आसान कुछ नहीं है। सभी कोने पर परमाणु, ये सभी कोने पर परमाणु हो गए, और सभी कोनों के साथ साथ भाई 12 कोर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सभी कोरों के केंद्र पर भी परमाणु होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल एक कोर निकालनी है, ए बी, केवल आपको एक कोर बाहर निकालनी है। तो एक कोर कोई भी, ये हमने बाहर निकाल ली। अब आप ध्यान से देख पा रहे होगे कोर के केंद्र पर ये सफेद वाला परमाणु रखा हुआ है इसके केंद्र पर, फिर इसके बाद एक पीला परमाणु इस किनारे, एक पीला परमाणु इस किनारे, दोनों किनारों पर परमाणु टच करते हुए कुछ ऐसे रखे हैं, यही आपका ए बी है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देख पाओ तो जो ए बी है ये क्या है, घन की भुजा है ए, और फिर उसके बाद ये क्या है भाई, आर 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 आर। तो सिंपल सा रिलेशन निकल के यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 4r, क्या आ जाएगा, a बराबर 4r या r इक्वल टू a/4। ये आपका सिंपल सा रिलेशन हो जाएगा। तो कोर केंद्रित घन एकक सेल में कोनों के साथ साथ कोर के केंद्र पर भी परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एक कोर निकाल ली जो कि a थी, तो ये a इसकी लंबाई है, और इसमें भाई 1 2 3 परमाणु रखे हुए हैं। इस परमाणु की त्रिज्या r है, ये बीचों बीच पूरा परमाणु, तो दोनों त्रिज्याएं इसकी होंगी, ये केंद्र से आधा इधर, और ये इसकी r। तो 1 2 3 4, a बराबर 4r हो गया, r इक्वल टू a/4 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका कोर केंद्रित घन एकक सेल के लिए आपका आ जाएगा a इक्वल टू 4r। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? हाँ नहीं बेटा, अभी √3/4 नहीं, अभी सबसे पहले इसके पहले आपका BCC में आएगा वो √3a/4। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ECC पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो। अब हम लोग BCC की तरफ चलते हैं, BCC को ध्यान से समझना है। चलो, तो अब हम लोग BCC की तरफ चलते हैं। BCC मतलब अंतः केंद्रित घन एकक सेल। चौथा हम लोग देखेंगे अंतः केंद्रित घन एकक सेल के लिए फॉर BCC, फॉर BCC। चलो इसका फिगर यहीं पे बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखते हैं, इसको मिला देते हैं। तो BCC में क्या होता है, सभी कोने पर एक एक परमाणु होंगे, सभी कोने पर एक एक परमाणु होंगे, और सभी कोनों के साथ साथ ये घन का जो केंद्र है यहाँ पे भी एक परमाणु होगा। चलो अब अगर हम इनको मिला दें, चलो मिलाते हैं। ये A नाम दे दो, ये B नाम दे दो, ये C नाम दे दो। ठीक है, और यहाँ पे कोई नाम दे दो, ये मान लो इसको हमने ABCD ऐसे लिख दिया, ABC और C और D ऐसे नाम दे दिया। इस कोने को इस कोने से मिला दो,
और ये ऊपर वाली भुजा इस कोने को इस कोने से मिला दो। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिखेगा ACD। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ACD, जिसमें ये जो CD है ये घन की भुजा है A, ठीक है। और आपको अभी AC का मान नहीं पता, लेकिन आपको AD पता है। AD अगर आप बाहर निकालिए तो AD बाहर निकालोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक इस कोने पर परमाणु है, एक केंद्र पर परमाणु है, फिर एक इस कोने पर परमाणु है। तो ये AD है, AD ही है। क्यों? ए इस कोने पर परमाणु, फिर केंद्र पर परमाणु, फिर एक इस कोने पर। तो AD क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4R। AD बराबर हो जाएगा 4R। तो आपको AD का मान मिल जाएगा कितना? 4R, ठीक है। AD का मान 4R हो गया। DC या CD का मान आपको A पता ही है। आपको मान चाहिए किसका? केवल अभी AC का मान। तो AC का मान कैसे निकालोगे? आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ ऊपर भी तो ABC एक समकोण त्रिभुज यहाँ भी तो बन रहा है, त्रिभुज ABC में तो एक समकोण त्रिभुज वहां भी बन रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हो? AB घन की भुजा है, BC भी घन की भुजा है। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो क्या कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, है ना। AC स्क्वायर आपको निकालना है। ये AB कितना है? A स्क्वायर। ये भी कितना है? A स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर। तो AC का जो स्क्वायर आएगा वो 2A स्क्वायर, या AC बराबर क्या हो जाएगा? √2A। AC बराबर कितना हो जाएगा? √2A। तो यहाँ से आपको AC का मान भी मिल जाएगा कितना? √2A, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए तो आपको त्रिभुज ACD में सारी चीजें मिल गई हैं। क्या मिल गई है बेटा? ACD में आपको AD भी पता है, CD भी पता है और AC भी पता है। इतनी चीजें क्लियर है बेटा सभी को? इतनी चीजें सभी को क्लियर होंगी। चलो, तो ACD समकोण त्रिभुज है तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल। AC का स्क्वायर देखो कितना है? 2A स्क्वायर। और CD कितनी है? CD है A के बराबर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। और ये 4R का स्क्वायर, ये हो गया 3A स्क्वायर बराबर 16R स्क्वायर, है ना। तो A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/3R स्क्वायर। A बराबर हो जाएगा 4/√3R। इधर से स्क्वायर हटाओगे उधर रूट लगेगा, 16 का रूट 4 आएगा, 3 का रूट 3 रह जाएगा, R स्क्वायर R हो जाएगा। या तो ये बोलो या तो R बराबर बोल दो √3/4A, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है बेटा? BCC का रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा? BCC का रिलेशन होता है। तो BCC में सिंपल सा क्या करना था? फिगर बनाया, सभी कोने पर एक एक परमाणु रखा, केंद्र पर एक परमाणु रखा, यहाँ पे ABCD नाम दिया। ACD एक समकोण त्रिभुज दिख रहा था जिसमें CD पता था, A घन की भुजा है, AD पता था भाई 4R के बराबर है, AC नहीं पता था। AC को हमने त्रिभुज ABC की सहायता से निकाल लिया। यहाँ पे एक त्रिभुज ABC बन रहा था जो समकोण त्रिभुज है। तो इसमें A घन की भुजा, ये भी घन की भुजा, तो AC बराबर हमने निकाला AB स्क्वायर और BC स्क्वायर बराबर किसके? AC स्क्वायर के था। तो AC का स्क्वायर हमें निकालना था। तो AC स्क्वायर कैसे आएगा? ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, 2A स्क्वायर आ गया। अब AC बराबर √2A आया तो हमें AD भी मिल गया, CD भी मिल गया, AC भी मिल गया। अब हमने ये बड़े वाले जो त्रिभुज है ACD में, बड़ा वाला जो त्रिभुज है ACD, इस त्रिभुज में सारी वैल्यू रख दी पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो हमारा रिलेशन आ गया A बराबर 4/√3R, या तो R बराबर हम कह सकते हैं √3/4A। ये इस तरीके से आपका रिलेशन आ गया, ठीक है बेटा। बेटा हर टॉपिक के साथ उसका न्यूमेरिकल कराते हैं। शायद आप क्लास पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको नहीं पता है। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक के बाद उसका क्वेश्चन कराया जाता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए हो तो कोई बात नहीं है, और अगर पहले भी देख चुके हो तो आपने देखा होगा कि जो भी टॉपिक पढ़ाए गए उसके क्वेश्चंस कराए गए हैं। अब ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आज खत्म होता है, इसके भी क्वेश्चंस हम कल कराएंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। और जितने भी आज टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं, जैसे कि एकक सेल के कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में संबंध, तो इन संबंधों के क्वेश्चंस को हम कल करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, सभी लोगों को बाय।